Hello everyone. Welcome to Study IQ. My name is Shikha Puri and in this session we will discuss about the most important MCQs of Arbitration and Conciliation Act 1996. देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा पहले ब्रीफ सा समझ लेते हैं कि ये एक्ट किस बारे में बात करता है। ठीक है, देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपने किसी कंपनी के साथ, आप भी कंपनी है और दूसरी कंपनी भी है, ठीक है, आपने एक बड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट किया और उस कॉन्ट्रैक्ट में कुछ डिलीवरी इन्वॉल्व थी, पैसे इन्वॉल्व होते हैं, सब कुछ चीजें होती है। लेकिन एक पार्टी ने क्या किया, उस कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया। अब आपके पास दो ऑप्शंस हो जाती हैं, या फिर तो आप कोर्ट में जाए। अब कोर्ट का प्रोसीजर सबको पता है, प्लेंट फाइल करनी पड़ती है, हर चीजें होती हैं। उसके बाद में देखिए टाइमिंग जो है, टाइम कोर्ट का बहुत ज्यादा लग जाता है। और वही बात करें अगर पैसे की, तो पैसा भी बहुत ज्यादा लग जाता है। अब दूसरी ऑप्शन की अगर हम चले, तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास है आर्बिट्रेशन में जाने का। कि आर्बिट्रेशन में जाइए, अपने आपस में दोनों पार्टीज क्या करेंगी, एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे, एक पर्सन को अपॉइंट करेंगे कि जी ठीक है, हम दोनों का जो भी ये डिस्प्यूट हुआ है, ये पर्सन बहुत अच्छी तरीके से इसको सॉल्व कर सकता है, उसके पास आप सॉल्व करवाइएगा। और सारा का सारा आपका डिस्प्यूट जो है वो सॉल्व उस तरीके से हो जाएगा जिस तरीके से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में दिया गया है। अब इस चीज के क्या फायदे हैं आपके पास? फर्स्ट, आपका टाइम। आर्बिट्रेशन एंड में अगर आप जाते हैं तो आपका टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है जब भी कोई डिस्प्यूट अराइज होता है पार्टीज के बीच में। एंड सेकंड, आपका पैसा बहुत ही ज्यादा बच जाता है, राइट। इस तरह से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट बात करता है कि अगर कुछ भी पार्टीज के बीच में डिस्प्यूट हुआ है तो आप कहाँ जा सकते हैं, आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट में जा सकते हैं। अब अगर हम बात करें, यहाँ पे थोड़ी सी सीपीसी इन्वॉल्व कर देते हैं। सीपीसी में हमारा ईडीआर के मैकेनिज्म दिए हुए हैं। और ये मैंने हमेशा आपको बार बार बताया कि ईडीआर क्या मतलब, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। कि अगर पार्टीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट आ जाए तो वो कोर्ट के अलावा कहाँ कहाँ जा सकते हैं। तो देखिए आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन आ जाता है उसके बीच में, हमारा लोक अदालत आ जाता है। ऐसे अलग अलग लोक अदालत की वीडियो भी मैंने आपको प्रॉपर बना के दी है। अगर इफ यू वांट टू वॉच दैट वीडियो आल्सो, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर चेकआउट कर सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग मैकेनिज्म्स बताए गए हैं कि अगर आपको कोर्ट नहीं जाना, कोर्ट के झंझट में नहीं पड़ना, तो जनाब यू हैव डिफरेंट ऑप्शंस आल्सो, राइट। तो आज हम आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के बारे में बात करेंगे, एमसीक्यूज देखेंगे, और हमेशा की तरह जैसे हम सिर्फ एक क्वेश्चन और आंसर की ही नहीं बात करते, उस जो भी टॉपिक होता है उसका पूरा एक्सप्लेन किया जाता है, उसका सेक्शन हम देखते हैं प्रॉपर कि किस तरह से बात की जाती है। तो चलिए, if you want to and you guys if you want to connect with me through any social media platform, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, ट्विटर, टेलीग्राम चैनल और लिंक्डइन के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये मेरी डिफरेंट आईडीज है और पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेगी, राइट। चलिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। What is the first question is asking you? It is asking you that which of the following model law was used by the Indian Arbitration Conciliation Act 1996? कौन सा मॉडल जो था वो अडॉप्ट किया आर्बिट्रेशन एक्ट के, आर्बिट्रेशन एक्ट जो हमारा इंडियन आर्बिट्रेशन एक्ट है। ऑप्शंस में दिया गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, गाइडलाइंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यूरोपियन कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर, या फिर यूनिक्ट्रल 1985। अब मुझे बताइए इन चारों ऑप्शंस में से हमारा आर्बिट्रेशन एक्ट जो है वो किस मॉडल को अडॉप्ट करता है? क्या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने जो भी बातें कही हैं उसके बारे में, या फिर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दे दी कि जनाब देखिए ऐसा है कि अगर कंपनी में कोई भी कंपनीज कमर्शियल डिस्प्यूट एक्चुअली अगर कुछ भी आते हैं तो आप आर्बिट्रेशन में जाओगे, ये आपकी प्रॉपर गाइडलाइंस है। यूरोपियन कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रोसीजर या फिर यूनिक्ट्रल 1985 का मॉडल है। देखिए जो यूनिक्टल मॉडल है, अब देखिए आंसर मेरे मुंह से निकल गया। अगर यूनिक्टल की बात की है तो ऑब्वियसली इसका डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा जो मॉडल है यूनिक्टल मॉडल, ये हमारा आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट अडॉप्ट करता है इस मॉडल। ये हमारे कमीशन के द्वारा, कमीशन हम देखेंगे कौन सा कमीशन ने जो है रिकमेंड किया गया था, मतलब एक कह सकते हैं कि देखिए यूनिफॉर्मेटी यूनिफॉर्मेटी होनी चाहिए बहुत ही ज्यादा, सारे के सारे जो भी अलग अलग फॉरेन कंट्रीज हैं। अब आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट की बात करते हैं, कमर्शियल डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। अब अगर कमर्शियली डिस्प्यूट्स की बात की जाए तो फॉरेन कंपनीज भी तो इन्वॉल्व हो जाती हैं। हमारे इंडिया में कितनी फॉरेन कंपनीज आ रखी हैं, तो कंपनीज है, ठीक है, चाहे वो फॉरेन हो चाहे वो इंडियन हो, डिस्प्यूट आ रहा है। तो अगर डिस्प्यूट आ रहा है और वो किस कहाँ पर जा रही है, आर्बिट्रेशन के एक्ट में जा रही है, तो अलग अलग कंट्रीज के आर्बिट्रेशन एक्ट में भी क्या होना चाहिए, एक सिमिलैरिटी होनी चाहिए ना।
तो इसीलिए ये जो यूनिट्रल मॉडल है ये अडॉप्ट किया जाता है कि सारी की सारी जो भी हमारी कंट्रीज हैं उनमें क्या आए, एक एक प्रॉपर बैलेंस आए, एक सिमिलैरिटी रहे चीजों को। देखिए क्या लिखा है, एक तो यूनिट्रल मॉडल 1985 जो है अडॉप्ट किया गया, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म देखें तो यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ, यही यूनिट्रल, United Nation Commission on International Trade Law has adopted unilateral model law on international commercial arbitration in 1985. And whereas the General Assembly of United Nations has recommended that all countries give due consideration to the said model in view of desirability of uniformity of the law of arbitral procedure and the specific needs of international commercial arbitration practice. कि देखिए इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन प्रैक्टिस की जो नीड्स हैं, आर्बिट्रेशन एक्ट जो भी हमारा बात करता है, कमर्शियल डिस्प्यूट्स के बारे में बात करता है, तो ये एक नीड है एक तरीके से। तो ये सारा बैलेंस होना चाहिए सारी की सारी कंट्रीज में, इसलिए यूनिट्रल मॉडल जो है अडॉप्ट किया जाता है। ये हमारा किस कहाँ से क्वेश्चन ये अराइज हुआ है, प्रियम्बल से अराइज हुआ है ये क्वेश्चन। तब भी आई ऑलवेज से कि भाई देखिए अगर आप कोई भी एक्ट पढ़ना स्टार्ट करते हैं, प्लीज गो थ्रू द प्रियम्बल। प्रियम्बल से क्वेश्चंस बन जाते हैं और ये हमारा प्रियम्बल का ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट इज टू प्रोवाइड क्विक रिड्रेसल टू डैश बाय द प्राइवेट आर्बिट्रेशन। कि जो भी आर्बिट्रेशन एक्ट की हम बात कर रहे हैं तो उसका क्या पर्पस है, किस पर्टिकुलर टाइप के डिस्प्यूट्स को वो हैंडल करता है। वी हैव द ऑप्शंस हियर, फैमिली डिस्प्यूट्स, सर्विस डिस्प्यूट्स, कमर्शियल डिस्प्यूट्स और पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। एक्चुअली जो मैंने पिछला क्वेश्चन आपको करवाया उसमें कुछ ना कुछ जो मैंने आंसर्स हैं, आंसर इस क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको प्रॉपर तरीके से दिया है, तो अब मुझे इसका बस आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। चलिए बताइए मुझे इसका आंसर क्या होगा। द पर्पस ऑफ आर्बिट्रेशन एक्ट इज टू प्रोवाइड क्विक रिड्रेसल टू, क्या फैमिली डिस्प्यूट्स जो है वो हैंडल किए जाते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के द्वारा, क्या सर्विस डिस्प्यूट का, कमर्शियल या फिर पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स। तो आर्बिट्रेशन एक्ट की जब भी हम बात करते हैं ना, तो कमर्शियल डिस्प्यूट्स हमारे जो है वो यहाँ पर एड्रेस किए जाते हैं। अगर कमर्शियली, अगर आप बिजनेस के थ्रू, अगर आप क्या करते हैं, बिजनेस के थ्रू आपका कुछ भी डिस्प्यूट आ जाता है पार्टीज में, देखिए दो पार्टनर्स हैं या फिर मान लीजिए कंपनीज है, दो कंपनीज है, उनका डिस्प्यूट आपस में आ गया और उन्होंने पहले से ही ये क्लॉज बनाया हुआ है। देखिए हम आगे बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट में भी आर्बिट्रेशन एक्ट जो क्लॉज है वो बन जाता है कि पार्टीज उसी कॉन्ट्रैक्ट में, जिस कॉन्ट्रैक्ट में मैंने कुछ डीलिंग की आपस में, ए और बी पार्टी है, इन दोनों ने आपस में कोई डीलिंग की, कोई ट्रांजैक्शन की और इस और उसका कॉन्ट्रैक्ट बनाया, उस कॉन्ट्रैक्ट में ही इन्होंने बात कर दी आर्बिट्रेशन के बारे में कि अगर हम दोनों का कुछ भी डिस्प्यूट होता है देन वेयर वी विल गो टू द आर्बिट्रेशन। ठीक है, तो इस तरह से क्लॉजेस भी बन जाते हैं, हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ही बन जाते हैं। तो कौन सा डिस्प्यूट बात करता है, कमर्शियल डिस्प्यूट, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा जनाब, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल मींस, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है ये ना, डेफिनेशन पार्ट के कुछ क्वेश्चंस है। डेफिनेशन पार्ट जो है हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट हो जाता है, अलग अलग डेफिनेशंस दी गई हैं। तो अब मुझे बताइए आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल जो है वो क्या होता है, क्या वो सोल आर्बिट्रेटर आर्बिट्रेटर होगा, अ पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स होगा, ए एंड बी एंड नन ऑफ द अबव। अब मैंने आपको ये तो बता दिया कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज ने अपना आर्बिट्रेटर अपॉइंट किया और उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने अपना डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कराया। तो हम एक ट्रिब्यूनल की बात करें, देखिए इसको एक अथॉरिटी दी गई है। जब आपने एक ट्रिब्यूनल बना दिया, आपने कोई आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दिया, या फिर इसका आंसर देखिए, इसका आंसर बन जाता है ए एंड बी, सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, कि एक आर्बिट्रेटर भी हो सकता है या फिर पैनल भी हो सकता है। ठीक है, पैनल ऑफ आर्बिट्रेटर्स भी हो सकते हैं। तो जब आपने ये बना दिए तो ये क्या बन गए, आपके ट्रिब्यूनल बन गए। क्योंकि ट्रिब्यूनल क्या है, इसके पास अब अथॉरिटी है। ठीक है, द आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल हैज द अथॉरिटी टू रिजॉल्व योर डिस्प्यूट्स। आपने ही अपॉइंट किया, आपने वो अथॉरिटी स्टैब्लिश की, नाउ दिस अथॉरिटी हैज द पावर जो आपके डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करेगी। तो ये हमारा आर्बिट्रेटर ट्रिब्यूनल आ जाता है और इसमें सोल आर्बिट्रेटर भी हो सकता है सिर्फ एक, या फिर पैनल भी एक प्रॉपर हो सकता है। ठीक है, और अगर सोल होगा तब भी वो ट्रिब्यूनल ही कहा जाएगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक आर्बिट्रेटर, तब सिर्फ आप यही कहते रहे कि नहीं ये तो हमारा एक पर्सन है जो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व करे, वो भी एक ट्रिब्यूनल होगा पर्टिकुलर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाता है, ए एंड बी दोनों ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट।
देखिए इस सेशन में हम बहुत बेसिक्स भी पढ़ेंगे और थोड़े नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस भी पढ़ेंगे। व्हाई? बिकॉज़ दोनों होने चाहिए। कई बार ऐसा होता है आपने एक्ट स्टार्ट नहीं किया होता और आपको अगर डिफिकल्ट क्वेश्चंस दे दिए जाएँ तो मोरालिटी जो होती है ना, मोरल सपोर्ट बहुत डाउन हो जाता है। मतलब ये तो हमें आता ही नहीं, आपको ऐसा लगता है। तो इसलिए बेसिक भी पढ़ना चाहिए। बेसिक में क्या हो जाता है, आपके एमसीक्यू से ही आपको एक्ट के बारे में पता चल जाएगा। राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस्ड नाउ। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क दिस क्वेश्चन गाइज। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपने क्या किया, आपने आर्बिट्रेटर अपॉइंट भी कर दिया। अब ये प्रोसीडिंग्स जो है आप, ये आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स कमेंस स्टार्ट कब होती हैं? ऑप्शंस देखते हैं किस बारे में बात करता है। ऑन द डेट ऑन विच अ रिक्वेस्ट फॉर डिस्प्यूट टू बी रेफर्ड टू आर्बिट्रेशन इज रिसीव्ड बाय द रिस्पोंडेंट, on the date when the respondent gives consent to the appointment of arbitrator, on the date when the arbitrator issues notice of the parties, on the date when statement of claim and written submission of defense is made। चलिए मुझे बताइए इसका क्या आंसर हुआ। देखिए ये तो आपको पता होता है कि जो पर्सन है, जो क्या करता है, जो भी अपॉइंट करेगा आर्बिट्रेटर को, या फिर जो लेकर आएगा कि ये डिस्प्यूट अराइज हो गया है हमारे बीच में, ठीक है, ये एक पर्सन होता है, दूसरा होता है रिस्पोंडेंट, उसको रिस्पोंडेंट करना होता है। तो अभी मुझे बताइए कि क्या जो पर्सन लेकर आया आर्बिट्रेशन, उसने आर्बिट्रेशन को क्या किया, उसने रिक्वेस्ट भेजी कि सर देखिए ऐसा है, डिस्प्यूट अराइज हो गया हुआ है, अब आर्बिट्रेशन हमें चाहिए, उसने रिक्वेस्ट भेजी, और ये जो नोटिस है ये किसके पास पहुंच गया, रिस्पोंडेंट के पास। ये रिक्वेस्ट किसके पास पहुंच गई, रिक्वेस्ट रिस्पोंडेंट के पास भी पहुंच गई, तब ये प्रोसीडिंग कमेंस हो गई। या फिर रिस्पोंडेंट ने अपना कंसेंट दे दिया कि ठीक है आप इस पर्सन को अपॉइंट कीजिए आर्बिट्रेशन के लिए, या फिर आर्बिट्रेटर ने ही नोटिस भेज दिया पार्टीज को, या फिर जब स्टेटमेंट ऑफ क्लेम और रिटर्न सबमिशन जो है डिफेंस की वो भी मेड हो। स्टेटमेंट ऑफ क्लेम क्या होता है? स्टेटमेंट ऑफ क्लेम जो पर्सन कर रहा है डिस्प्यूट, उसको लगा कि डिस्प्यूट अराइज हो गया, अब मुझे आर्बिट्रेशन के पास जाना है, वो अपना क्लेम का देगा। ठीक है, कि दूसरे पर्सन ने क्या किया है, मेरी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, वॉयलेट किया है, वो अपना क्लेम बताएगा। और जो जो जिसके खिलाफ आई है वो क्या करेगा, वो स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस देगा, अपना बताएगा कि सर मैंने तो ऐसा किया ही नहीं। डिफेंस में मतलब अपने को डिफेंड करेगा चीजों को। तो क्या जब वो पेश कर दिया गया है ट्रिब्यूनल के पास, तब क्या आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। प्लीज टेल मी द करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर क्या बन जाता है? ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। जब जो रिक्वेस्ट है रिस्पोंडेंट के पास पहुंच गई, तब क्या होगा, आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है कमेंस हो जाएगी। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो हम अगर सेक्शन की बात करें तो सेक्शन मार्क कर लीजिए 21। सेक्शन डायरेक्ट सेक्शन में पूछ लिया जा सकता है कि सेक्शन 21 किसके बारे में बात करता है। तो सेक्शन 21 बात करता है कमेंसमेंट ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स। और क्या बात की गई है, unless otherwise agreed by the parties, the arbitral proceeding in respect of a particular dispute commence on the date on which a request for that dispute to be referred to arbitration is received by the respondent। कि आर्बिट्रेशन को रिक्वेस्ट भेजी गई कि सर देखिए ये डिस्प्यूट आ गया है और ये रिक्वेस्ट रिस्पोंडेंट के पास आ गई है, उसने रिसीव कर ली, तब आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग्स जो है हमारी क्या हो जाती है, कमेंस स्टार्ट हो जाती है। सेक्शन 21 बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट मींस। अब मुझे बताइए, मैंने आपको एक इसका पहलू बता भी दिया है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। क्या होता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट? ठीक है, एन एग्रीमेंट बाय पार्टीज टू सबमिट टू आर्बिट्रेशन ऑल डिस्प्यूट्स। कि एक एग्रीमेंट किया गया पार्टीज के द्वारा कि जितने भी हमारे डिस्प्यूट्स आएंगे हम क्या करेंगे, आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। certain dispute which have arisen on or which may arise between parties। कि पार्टीज ने ये कर दिया, लिख दिया कि देखिए कुछ पर्टिकुलर टाइप के डिस्प्यूट होंगे तब ही हम आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे, या फिर डिस्प्यूट जो भी आएंगे इन फ्यूचर, अगर कोई भी डिस्प्यूट आया तो हम कहाँ जाएंगे, आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। और ये कॉन्ट्रैक्चुअल हो सकता है या फिर नहीं हो सकता। कॉन्ट्रैक्चुअल मतलब कि मैंने आपको पहले बताया कि दो पार्टीज है, ए एंड बी पार्टीज, उन्होंने अपनी बिजनेस डीलिंग की, कॉन्ट्रैक्ट तो बनाया होगा, इसी कॉन्ट्रैक्ट में बात कर दी कि हमारे डिस्प्यूट अराइज होगा, हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे। या फिर इन्होंने एक तो कॉन्ट्रैक्ट इनका पर्टिकुलर डीलिंग से रिलेटेड बना हुआ है, नेक्स्ट इन्होंने क्या किया, एक एग्रीमेंट बना दिया अलग से, ठीक है, और उसमें पर्टिकुलरली क्लॉज डाल दिया कि अगर मेरे और आपके बीच में कोई भी डिस्प्यूट होगा या फिर कुछ सर्टेन टाइप के डिस्प्यूट होंगे तो हमें कहाँ जाना है, आर्बिट्रेशन के पास जाना है। तो या फिर ये अलग से आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट बना दिया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए क्या मतलब होगा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा, इसका डी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा गाइस।
ठीक है, कि पार्टीज ने एग्री किया कि देखो जितने भी डिस्प्यूट्स होंगे और हो रहे हैं, हमने आर्बिट्रेशन के पास ही जाना है। या फिर पार्टीज ने एग्री कर दिया कि दीज आर द सर्टेन टाइप ऑफ डिस्प्यूट्स, ये डिस्प्यूट आ जाएंगे तो मुझे आर्बिट्रेशन के पास जाना है। या फिर जो भी अराइज होने वाले हैं इन फ्यूचर, देन आई विल गो टू द आर्बिट्रेशन। या फिर ये कॉन्ट्रेक्चुअल हो सकता है या फिर कॉन्ट्रेक्चुअल नहीं भी हो सकता। तो ऑल ऑफ द अबव, ये सारी की सारी और जो चीजें हैं वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में आती है। सेक्शन कौन सा डील करता है? सेक्शन 7 हमारा बात करता है आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, ठीक है, इसको भी आप मार्क कर लीजिए। आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट का सेक्शन है। आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट की अगर हम बात करें तो बहुत ही एक तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, छोटा एक्ट है, ठीक है। मैं हमेशा कहती हूँ जो छोटे एक्ट होते हैं ना वो जल्दी से कवर भी हो जाते हैं और वो ये हमें एक किक देते हैं। तो ये आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट एक तरह से हमें पढ़ना चाहिए, मतलब पूरा ही पढ़ लेना चाहिए। देखिए कुछ एक्ट्स होते हैं, जैसे आईपीसी की बात करें, हमें प्रॉपर पता है कि आईपीसी में हमें कौन कौन से सेक्शंस पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्ट्स होते हैं जो हम सारे ही अगर पढ़ लेंगे ना तो हमारे लिए बहुत भला हो जाएगा, राइट। तो उनमें से आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलिएशन एक्ट भी आ जाता है। जैसे एविडेंस एक्ट होता है, एविडेंस एक्ट को हमको कुछ छोड़ना ही नहीं चाहिए। तो इस तरह से बात होती है। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। इफ द अवार्ड इज मेड विद इन अ पीरियड ऑफ फ्रॉम द डेट द आर्बिट्रल tribunal enters upon the reference, the arbitral tribunal shall be entitled to receive such amount of additional fees as the parties may agree. क्वेश्चन को समझा दूं, टेक्निकल क्वेश्चन ऐसे आ गए आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्वेश्चन टेक्निकल है, क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा कई बार बच्चों को। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन सीधे सीधे बात कर रहा है जनाब, देखिए कि अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल स्टार्ट हो गया, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने अपना काम स्टार्ट कर दिया, रेफरेंस आई, ठीक है, आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के पास कि देखिए सर ये है जो भी हम आपके पास क्या लेकर आए हैं, डिस्प्यूट लेकर आए हैं, अब आप इसको हैंडल करो। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल ने हैंडल करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, फ्रॉम द डेट जब उनके पास रेफरेंस आई है। उन्होंने कितने टाइम पीरियड में ये डिस्प्यूट रिजॉल्व कर देंगे तो उनको क्या मिलेगी? एक एडिशनल फीस मिलेगी। फीस तो आप दोगे ही ना, आर्बिट्रेटर अपॉइंट होगा है तो फीस दी जाएगी। लेकिन अगर इतने टाइम पीरियड में, इतने सा टाइम पीरियड में उन्होंने आपका डिस्प्यूट जो है रिजॉल्व कर दिया तो उनको आप एडिशनल फीस भी दोगे। तो वो क्या टाइम पीरियड है? क्या वो 6 मंथ्स है, 12 मंथ्स है, 3 मंथ्स है, 9 मंथ्स है? ठीक है, तो इनमें से मुझे करेक्ट आंसर बताइए कि कितने टाइम पीरियड में एडिशनल फीस आर्बिट्रेटर को मिल सकती है अगर वो आपका डिस्प्यूट रिजॉल्व करे दे उस टाइम पीरियड में फ्रॉम द डेट ऑफ रेफरेंस। तो देखिए इसका आंसर बन जाता है ए ऑप्शन, दैट इज 6 मंथ्स। इसका ऑप्शन बन जाता है कि इतना मतलब इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट, कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड इतने बड़े बड़े डिस्प्यूट थे, वो क्या कर दिए, वो एक 6 मंथ में, 6 महीने में रिजॉल्व करके बैठ गया आर्बिट्रेटर। तो उसको कुछ तो भाई उसके लिए कुछ तो आपको गिफ्ट देना चाहिए, कुछ भी देना चाहिए। तो आपने क्या किया, लॉ की नजरों में नो गिफ्ट, लॉ की नजरों में ओनली एडिशनल फीस। एडिशनल फीस आप उसको देंगे और क्या करेंगे आप उसको थैंक यू भी करेंगे, थैंक यू कर दीजिए कि भाई 6 मंथ्स में आपने हमारा डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व कर दिया। तो 6 मंथ्स इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ऑन व्हाट ग्राउंड्स द अवार्ड में बी चैलेंज्ड बिफोर द कोर्ट? कोर्ट के पास, अब देखिए आर्बिट्रेशन जो है वो चल रही है। आर्बिट्रल अवार्ड जब भी कोई जब आर्बिट्रल जो है वो जजमेंट निकालती है ना, उसको आर्बिट्रल अवार्ड कहा जाता है। कि उस अवार्ड के अंदर क्या होता है कि एक पार्टी जो है उसको पता बोल दिया जाता है कि आपको जो है ये कॉम्पनसेशन पे करना है, दूसरी पार्टी को क्या कर दिया जाता है, उसको बोल दिया जाता है कि आपको इतना पैसा मिलेगा। जजमेंट यही तो होती है ना। तो उस लेकिन आर्बिट्रेशन अवार्ड, आर्बिट्रेशन के अंडर हम क्या बात करते हैं, अवार्ड बात करते हैं कि आपको अवार्ड दे दिया गया। अब इस अवार्ड को अगर आप कोर्ट कोर्ट में चैलेंज करने चल पड़े तो क्या क्या रीजंस होने चाहिए वो मुझे बताइए। इनवैलिडिटी ऑफ आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, जो आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट आपने किया था, हमने देखा कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट क्या होता है, सेक्शन 7 डील करता है उसके साथ। तो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो है वही इनवैलिड है। नेक्स्ट बताइए, पार्टी अप्लाइंग वाज नॉट गिवन प्रॉपर नोटिस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ आर्बिट्रेटर और ऑफ द आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स और वाज अदरवाइज अनएबल टू प्रेजेंट हिज केस। कि जो भी पार्टीज हैं जो अप्लाई कर रही है आर्बिट्रेशन के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए, उनको बताया ही नहीं गया, नोटिस ही नहीं दिया गया कि ये आर्बिट्रेटर अपॉइंट किए गए हैं। या फिर जब भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं आर्बिट्रेशन की, उनको कुछ बताया नहीं गया कि पर्टिकुलर डेट है, कुछ भी नहीं उनको बताएगा। या फिर जो पर्टिकुलर कोई पार्टी अपना केस ही रिप्रेजेंट नहीं कर पाई, उस रीजन की वजह से भी आप जो भी अवार्ड आया है उसको चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। या फिर पार्टी जो है वही इनकैपेसिटी हो गई उनकी। तो चलिए मुझे इसका आंसर दीजिए, इसका आंसर क्या होगा? या फिर इनमें से एक ऑप्शन, या फिर सारे के सारे ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है।
देखिए जो इसका आंसर है वो डी ऑप्शन करेक्ट बन जाता है कि ये सारे ही अगर जो चीजें हैं वो आ गई ना, तो आप क्या कर सकते हैं, तो आप आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हैं कोर्ट में। आई हैव एक्सप्लेन्ड यू द ऑप्शंस हेयर, तो आपको एक पर्टिकुलर ये टॉपिक पता चल गया होगा कि कब आप क्या कर सकते हो, आर्बिट्रल अवार्ड को चैलेंज कर सकते हो कोर्ट में। ठीक है, तो दीज आर द सम ऑप्शंस जो आप जब चैलेंज करने जाओगे तो ये ऑप्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट आंसर, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। करेक्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ अवार्ड कैन बी मेड डैश फ्रॉम द रिसिप्ट ऑफ द आर्बिट्रल अवार्ड। अब देखिए अवार्ड आ गया, लेकिन आपको कुछ इस पे करेक्शन करवाना है, कुछ भी टेक्निकल इशू आ गया है, या फिर आपको इंटरप्रिटेशन अवार्ड का कुछ पर्टिकुलर लाइन है और आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बोला गया है अवार्ड में। तो अगर आपने इस चीज के लिए अप्लाई करना हो कि सर या फिर तो इस चीज को करेक्ट कर दीजिए, या फिर इसकी इंटरप्रिटेशन जो है हमें समझा दीजिए किस तरह से होगी, तो वो आप कितने टाइम पीरियड में कर सकते हैं जब आपको अवार्ड आ गया है। ठीक है, आपके पास, आप पार्टीज है, आपके पास आर्बिट्रल अवार्ड आ गया, इसके कितने टाइम पीरियड में आप करेक्शन और इंटरप्रिटेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। क्वेश्चन ये पूछता है विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज, विद इन 15 डेज और 45 डेज। चलिए मुझे इसका करेक्ट आंसर दीजिए। देखिए ऐसा होता है कि देर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो पूछ लिए जाते हैं। एक हमारे इंडेक्स टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक हमारे डाटा बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, और एक हमारे कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अब ये कौन सा, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन है जिसमें आपसे क्या बात की गई है, आपसे पर्टिकुलर टाइम पीरियड मांगा गया है, ये डाटा बेस्ड क्वेश्चन होता है। इंडेक्स बेस्ड मतलब आपके पास सेक्शन ही दे दिया पर्टिकुलर। कंसेप्चुअल बेस्ड डेप्थ में बात की गई। तो यहाँ पर अब मुझे बताइए क्या होगा, करेक्शन और इंटरप्रिटेशन की बात हो गई, तो इसका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है ए ऑप्शन, दैट इज विद इन 30 डेज। अगर आप 30 दिनों के अंदर अंदर आप अप्लाई कर सकते हो कि सर या फिर तो इसकी इंटरप्रिटेशन मुझे बता दीजिए, मुझे ये पर्टिकुलर लाइन समझ में नहीं आ रही, या फिर करेक्शन कर दीजिए, राइट। तो विद इन 30 डेज आप ये कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए, अ प्ली क्वेश्चनिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल। अब यहां पर क्वेश्चन आपसे क्या पूछ रहा है कि आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल बनाया गया, लेकिन आप क्या प्ली कर रहे हैं कि देखिए ये जुरिस्डिक्शन ही नहीं है इसकी, ठीक है, इसकी जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, तो अब आप ये प्ली कब रेज कर सकते हैं। फर्स्ट आपका ऑप्शन कह रहा है मस्ट बी रेज्ड बिफोर और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस। अब देखो आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल स्टेब्लिश हो गया, तो जिस पार्टी ने जो लेकर आया आर्बिट्रेशन के लिए कि सर मुझे ये करना है, ये हमारे पास डिस्प्यूट आ गया, ये आप इसको रिजॉल्व कर दीजिए, वो एक पार्टी होगी। अब जो बी पार्टी है, जो रिस्पोंडेंट है, एक तरह से वही आवाज उठाएगा ना कि सर आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। तो वो आवाज जो है वो ये वाली आवाज कब उठाएगा, मुझे इसका आंसर दीजिए। मस्ट बी रेज बिफोर और एट द टाइम ऑफ सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, कि सबसे पहले वो अपने डिफेंस की स्टेटमेंट देता है, उससे पहले ही आवाज उठाएगा, ये क्वेश्चन करेगा, या फिर उस समय करेगा। मे बी रेज आफ्टर द सबमिशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ डिफेंस, की या फिर तो बाद में अपनी स्टेटमेंट डिफेंस की भी दे दी, उसके बाद में वो कह रहा है कि सर आपकी जुरिस्डिक्शन नहीं बनती। कैन बी रेज एट एनी टाइम बिफोर द कंक्लूजन ऑफ आर्बिट्रल प्रोसीडिंग, कि आर्बिट्रल प्रोसीडिंग का कंक्लूजन से पहले कभी भी आप क्या कर सकते हो, ये वाली जो जुरिस्डिक्शन का प्ली है वो आप रेज कर सकते हो। कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम बिफोर द मेकिंग ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड, आर्बिट्रल अवार्ड से पहले कभी भी आप कर सकते हो। बहुत ही एक ना लॉजिकल सा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो अब इसका आंसर दीजिए कब हो सकता है ये चीज, कि आपको क्या उठानी है, आप प्ली कर रहे हो कि सर आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती, तो कब होगा। तो इसका ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन बन जाता है गाइस। व्हाई? बिकॉज आप क्या करो, आपको कुछ भी क्वेश्चन अगर आप उठा रहे हो तो क्या करोगे, आप अपना पूरा केस आप बता दोगे, उसके बाद आप ये क्वेश्चन लेकर आओगे क्या कि सर आपकी तो जुरिस्डिक्शन ही नहीं बनती। नहीं, ये जब आप अपनी डिफेंस की स्टेटमेंट दोगे या फिर उससे पहले, ठीक है, आपके आपके खिलाफ आपके पास चीज आ गई कि देखिए इस पर्सन ने वॉयलेट किया है कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, आपके पास आ गई। अब आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले ये देखेंगे सर आपकी जुरिस्डिक्शन बनती है या नहीं बनती है। नहीं बनती है, उस समय आप क्या करोगे, ये प्ली रेज करोगे, या फिर जब आप डिफेंस का अपना स्टेटमेंट दे रहे हो तब आप ये प्ली रेज करोगे, उसके बाद आप क्यों करिएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो क्या बन जाता है, ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, राइट। चलिए, तो देखिए हमारे ये जितने भी क्वेश्चंस थे, आज हमने आर्बिट्रेशन एंड कॉन्सिलेशन एक्ट के बारे में बात की। आई होप आपको ये जो एक्ट है वो समझ में आ गया होगा कि एक्ट एक तरह से बेसिकली किस बारे में बात करता है, और हमने इसके क्वेश्चंस भी पढ़े। इफ यू वांट सेकंड पार्ट आई थिंक लाना पड़ेगा आर्बिट्रेशन एक्ट के जो एमसीक्यूज है उसके लिए, तो आई विल मेक दैट वीडियो आल्सो। यहाँ पर हमने कुछ बेसिक्स की बात करी और थोड़े नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस की भी बात करी। ठीक है, तो आई होप आपको जो हमने क्वेश्चंस किए हैं उसके एक्सप्लेनेशंस की हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव
any query, any question related to law, related to this session, और अगर आपको कोई भी अलग टॉपिक जानना है, प्लीज लेट मी नो, आई विल मेक दैट वीडियो ऑल्सो। ठीक है, इसीलिए नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं, तब तक प्लीज अपना ध्यान रखिए एंड मेजरली अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच गाइस।